हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th में एसएसटी में भारत के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपवाह क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। अपवाह जो तंत्र होता है यानी कि जो भी नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है या किसी प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली जो पहाड़ियों से जो नदियाँ हैं, तो उनका जो प्रवाह है यानी कि जो उनका निकास है या हम उसे अपवाह कहते हैं, यानी जल का किस तरह से वो समुद्र में गिरने से पहले अपना अपवाह तंत्र बनाती है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए कह रहा है। अगर हम भारत के मानचित्र को देखेंगे तो इसमें हम, क्योंकि हम अगली वीडियो में उसको देखेंगे, तो हम पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी जो धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्रोणी है वो अमेजन की है, और भारत की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो गंगा नदी की। तो ये भी याद कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, अभी जल विभाजन, जैसे जल अपवाह तंत्र जब इस तरह का निकास होता है तो इसको निकास करने की भूमिका जो भारत की, जो हमने इस्लाह आकृति पढ़ी थी, उनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो जो उच्च भूमि होती है वो क्या करती है, नदियों की धाराओं को बांट देती है। ठीक है। वह उच्च भूमि क्या कहलाती है, जल विभाजक कहलाती है। जैसे कि आपने डायग्राम में देख रहे हैं, जो ये जल विभाजक है, क्योंकि ये जो उच्च भूमि है तो यहाँ से कुछ नदियाँ बह रही हैं, जैसे धारा ओ दे रखा है और धारा ब दे रखा है। तो ये जो ये उच्च भूमि है, इस भूमि को ही हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जल विभाजक किसे कहते हैं, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। अगर हम मानचित्र का अवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि कोई भी जो ऊंचा क्षेत्र है, जैसे पर्वत, उच्च भूमि, दो पहाड़ी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती, इस प्रकार की उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो अमेजन की है। अगर भारत की बात करें तो वह गंगा नदी सबसे बड़ी नदी द्रोणी बनाती है। ठीक है। तो अब जो अपवाह प्रतिरूप, देखो अपवाह प्रतिरूप क्या होते हैं, जो नदियाँ ग्लेशियर या किसी प्रायद्वीप पर्वत से निकल कर आती हैं तो उनका जो निकासी है या उनका जो प्रवाह है तो अलग अलग प्रकार से होता है। इसमें ये 4 बिंदु दे रखे हैं 4 प्रकार से। जैसे पहला दे रखा है धूम्राकृतिक अपवाह, इसको हम कहते हैं कभी कभी पादपाकार या वृक्षाकार अपवाह भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, इसको फिर एक एक करके समझेंगे। दूसरा है जालीनुमा अपवाह। ठीक है। तीसरा है आयताकार अपवाह। ठीक। पहला धूम्राकृतिक अपवाह, और फिर है जालीनुमा, और फिर आयताकार और अरीय। ठीक है। इसके अलावा भी समांतर अपवाह होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 4 दे रखें, तो हम इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं धूम्राकृतिक अपवाह, या हम उसको कहते हैं पादपाकार या वृक्षाकार अपवाह। ये क्या करती हैं, ये नदियाँ, जब नदियाँ सपाट तथा जब चौरस धरातल पर प्रवाहित होते हुए एक मुख्य नदी की धारा में मिलती हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये इधर उधर से आके नदियाँ इस तरह से मिल रही हैं, यानी कि ये पेड़ की शाखाओं की तरह लग रही हैं। इसको इसीलिए वृक्षाकार अपवाह भी कहते हैं या पादपा। तो आकर एक मुख्य नदी पर क्या होती है, वो मिलती हैं, तब इस प्रकार की जो प्रणाली का विकास होता है, इस प्रकार की जो प्रणाली बनती है, इसी को ही क्या कहते हैं, पादपाकार अपवाह, या हम इसको कह सकते हैं धूम्राकृतिक अपवाह। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इसमें जो डायग्राम में दिख रहा है आपको। ठीक है। अब दूसरा है जालीनुमा।
देखो जाली नुमा यानी जाल जैसा दिख भी रहा है। देखो इसमें क्या होता है, जब नदियाँ पूर्णतः ढाल का अनुसरण करते हुए, ये ढाल वाली भूमि होती है, जैसे ढाल का अनुसरण करते हुए प्रभावित होती है, यानी कि जब बहती है, ठीक है, और होने के साथ साथ उसमें क्या जो प्रभाव होता है उसका जो आकार देखो एक जाली नुमा भी बन रहा है, ठीक है, और ऐसी जो प्रणाली का विकास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जाली नुमा अपवाह। ये मुख्यतः क्या है, भारत के जो पूर्वी जो भूमि पर बनती है, सबसे ज़्यादा प्राचीन जहाँ वलित पर्वत हैं उन क्षेत्रों में ये प्रणाली अक्सर देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद है आयताकार। आयताकार अपवाह क्या होता है, आयताकार अपवाह की बात करें, ये सबसे ज़्यादा विंध्य चट्टान है वाले जो प्रायद्वीप क्षेत्र हैं उन नदियों ने आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया है। इनका जो निर्माण कर रखा है, जो प्राचीन जो विंध्याचल की चट्टानें हैं इधर, तो उनके जो प्रतिरूप हैं, जो अपवाह का जो प्रतिरूप बनाती है वो आयताकार प्रवाह वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, जहाँ पे दो पर्वत होते हैं वहाँ पे आकर ये समकोण पर मिल जाती है, आपको दिख रहे होंगे ये इस तरह से ये समकोण पर आकर मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आयताकार या कुछ रेक्टेंगल शेप में दिख रहे हैं, इस तरह से ये बह रही हैं, जैसे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रवाह होगा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयताकार प्रवाह। अब बात करते हैं अरीह प्रवाह। क्या कहते हैं, अरीह प्रवाह। अरीह प्रवाह से मतलब अर्थ है कि इसे अपकेंद्रीय अपवाह भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे एक शिखर है तो यहाँ से नदियाँ आके कोई इधर दिशा में, कोई नीचे की ओर, कोई पीछे की ओर, कोई इधर की ओर नदियाँ क्या करती, बहती हैं। इनका जो प्रवाह होता है अरीह प्रवाह होता है, ठीक है। ये निकलती एक ही स्थान से निकलती हैं और चारों दिशाओं में प्रभावित होती है। जैसे दक्षिण भारत में जो अमरकंटक पर्वत है, ठीक है, वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, नर्मदा है, सोन है और महानदी हैं, तो वो एक अरीह प्रवाह का निर्माण करती है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, चार की चार चीज़ें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे कह रहा है ये अपवाह जो प्रतिरूप धाराओं के बारे में बता रहा है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है कि एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, ठीक है, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थ शेल संरचनाओं पर आधारित है। यह क्या होती है, दुम्राकृतिक, मैंने बताया था, वृक्षा या पादपाकार कहते हैं इसको हमने, और जालीनुमा पढ़ा, आयताकार पढ़ा और अरीह प्रतिरूप को समझ लिया। अब इसको समझ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कह भी रहा है, दुम्राकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान से भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है और इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतिरूप होती है। देखो मैंने कहा था कि जो दुम्राकृतिक है उसमें उसको हम पादपाकार भी कहते हैं या वृक्षाकार, क्योंकि वो वृक्ष की जैसे शाखाएं उसमें निकलती हैं, ठीक है। जब ये नदियाँ मुख्य नदी में समकोण पर मिलती हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, देखो कह रहा है जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है, ठीक है। और ये आगे कह रहा है कि जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती है। आगे कह रहा है आयताकार देखो आयताकार प्रवाह। आयताकार प्रवाह प्रतिबल जो है प्रतिबल है वो कहाँ होता है, संधित शेल भूमि, यानी जहाँ पे संधि होती है, ठीक है। संधि मतलब जोड़ से है संबंधित, विकसित करता है। और अरीह प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद, मैंने कहा था इस तरह से जो अमरकंटक की पहाड़ी इस तरह से निकलती है, तो एक गुंबद का आकार है, गुंबद इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ से नदी इधर को आ रही, इधर को आ रही, इधर को आ रही, इधर, तो इस तरह की जो प्रवाह होगा उसको कहेंगे हम गुंबद जैसी आकृति बनाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, अरीह धाराएं, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो प्रवाह संयोजित एक ही प्रवाह द्रोणी में पाई जा सकती है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो ये
अपवाह प्रतिरूप है। जरूरी नहीं है कि एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाई जाती है। एक ही जैसे गंगा नदी या कोई महानदी है, सतलुज है या कोई नदी, एक ही नदी भी सभी प्रकार की आकृतियाँ क्या कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम भारत में अपवाह तंत्र। ठीक है, अब भारत में जो अपवाह तंत्र है, हमने इसको लगभग 2 भागों में बांटा है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ और जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हमने पहले जब पढ़ा था तो प्रायद्वीप पठार पढ़ा था और उसके साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कुछ नदियाँ जो भारत में हिमालय से निकल, जो सदा 12 मास क्या होती हैं, उसमें पानी रहता है, लेकिन प्रायद्वीप पठार में लेकिन 12 मास पानी नहीं रहता अपेक्षाकृत हिमालय की नदियों की तुलना में। ठीक है, तो जब हम अगली वीडियो शुरू करेंगे तो उसमें हम भारत में अपवाह तंत्र के जो मुख्य जो 2 भागों में बांटा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम आगे इसको फिर भी आगे जारी रखते हैं। इससे पहले कि हम इन 2 नदियों के बारे में या 2 प्रकार की जो भारत में विभक्त जो मुख्य भागों से बहने वाली नदियों को बांट रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक फिलहाल समझ लेते हैं। उसके बाद हम तो आगे क्या कह रहा है, देखो भारत में अपवाह तंत्र कह रहा है। भारत में अपवाह तंत्र निरंतर मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ, और प्रायद्वीप नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं। तो कह रहा है भारत में मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, और कहता है आगे कि हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं 12 मासी नदियां होती हैं, क्योंकि वर्ष भर इसमें पानी रहता है, और क्योंकि उनके वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों पर पिघलने वाली जो हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। हिमालय की मुख्य जो नदियां हैं जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, ये कैलाश मानसरोवर झील से। इन नदियों में ने पर्वतों को काटकर गार्ज मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे जहाँ पे नदी बहती है तो उस पर बहुत ज़्यादा गहरा पूरी खाई बना देती है, गड्ढा बना देती है, उसको हम गार्ज बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी सबसे बड़ा गार्ज बनाती है, वो लेह लद्दाख में है, बुंजी करके। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। तो गार्ज का निर्माण करती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम विस्तार से पढ़ेंगे, जब नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीप जो नदी तंत्र है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे। तो गार्ज का निर्माण करती हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ठीक है, जो मैंने पहले भी कहा कि नदियाँ क्या होती हैं, जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से वो समुद्र में गिरने तक या डेल्टा या एचुरी बनाने तक वो कई रास्तों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये अपने मार्ग में के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ढाल होगा तो वहाँ पे अपरदन ज़्यादा होगा, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान को हटना अपरदन कहते हैं। सिल्ट हो गया, बालू हो गया, उसका क्या करेगी, वो संवहन करेगी। ठीक है, जैसे जैसे मैदानों में जाती है तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मैदान जैसे उत्तर प्रदेश बिजनौर, जब गंगा नदी जाती है या प्रयागराज, तो वहाँ पे उसका प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पे क्या कर देती है, वो मैदानों का निर्माण कर देती है। तो वो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाती है। ठीक है, जब पर्वतों से निकलती तो वो सीधे ज़्यादा बहाव से आती, जब नदियों में निकल जाती तो इस तरह से कुछ आकृतियाँ इस प्रकार से बनाती है, या कभी क्योंकि मैदानों में उसको जल विभाजक नहीं मिलता, तो इस तरह से वो अपनी आकृति को बना देती है। कुछ इस तरह से आकृति भी बना देती है या ठीक है। तो नीचे दे रखा है, देखो एक नदी तंत्र दे रखा है और वो किस तरह से वो अपनी आकृति बना रही है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो भागों में नदियाँ विसर्प, गोखरू मतलब खुर, यानी कि सोच लो गाय के खुर, इस तरह से जैसे। ठीक है, विसर्प सर्प के आकार, ये समझ लो जैसे ये नदी बना रही है। बहती हुई अन्य निक्षेपण आकृतियाँ का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है, ये डेल्टा भी बनाती हैं। तो अब यहाँ पे देखो कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं। एक नदी है, ठीक है, ये ऊपरी भाग है, तो यहाँ पे इसका प्रवाह ज़्यादा होगा, मध्य भाग में थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, जो मैदान में जाके जो ये टेढ़ी मेढ़ी बना रही, इसको जो इस तरह से जो बना रही विसर्प, यानी सांप समझ लो, भुजंग। ठीक है, इस तरह का इस पार्ट को हम कहते हैं विसर्प। ठीक है, गोखुरु
गाय के पैर खुर के आकार का इस तरह से, इसको वो बोलते हैं गोखरू, और ये निचला भाग है, ठीक है, और लास्ट में जाके ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो ये समझ में आ गया होगा नदी का प्रवाह तंत्र किस तरह से होता है, ठीक है। अब ये डेल्टा क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि भी होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। तो आगे ये कहता है कि अधिकतर जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं मौसमी होती है। मैंने पहले भी कहा था जी, प्रायद्वीप जो नदियाँ होती हैं वहाँ पे वर्ष भर पानी नहीं रहता है, क्योंकि मौसम के अनुसार जैसे वर्षा ऋतु में निर्भर करती है, वर्षा ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा, या शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप की नदियों की लंबाई कम है और छिछली है, और जो फिर भी उनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं, तथा आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं, ठीक है। और उसमें प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जब अगली वीडियो में जब नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसमें जैसे गंगा का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे और सिंधु का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तो हम उसमें कौन कहाँ पे संगम है, किस नदी के किनारे कौन से शहर बैठे हैं, बसे हुए हैं, तो उनके बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। तो